हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन और प्रोनाउन खत्म कर दिया है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है वर्ब। अब वर्ब क्या है, इसको हम पूरे बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ब क्या है भैया? तो वर्ब माने होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है, यानी जो हम कार्य करते हैं वही क्या कहलाती है? क्रिया। अच्छा, दूसरे शब्द हम कह सकते हैं क्या कि क्रिया किसी कार्य का करना या होना जो पाया जाता है वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? 4 प्रकार की। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा होता है क्या भैया? तीसरा आपका होता है हेल्पिंग वर्ब या उसी को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, और चौथा होता है एक्जुलरी वर्ब या उसी को बोला जाता है मॉडल वर्ब। बात समझ में आया? तो ये सारी क्रियाएं, इन सबको हम पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझिए। तो देखिए भैया, डेफिनेशन क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, बोलना, लिखना, पढ़ना आदि। अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या है? ए वर्ब इज ए वर्ड विच समथिंग अबाउट ऑफ ए सब्जेक्ट, अर्थात जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है ना। जैसे लाफ हो गया, स्पीक हो गया, राइट हो गया, रीड हो गया या ईटीसी। बात समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। नोट करो इसे। अब देखो, पहला आपका क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। स माने साथ, क्रम माने क्रम। क्रम जानते हो ना, यानी जिसके साथ कर्म दिया गया होगा, जिस क्रिया के साथ उसका कर्म दिया गया होगा उसी को क्या कहते हैं भैया? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं या साकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? आकर्मक क्रिया। आ माने जिसके साथ कर्म उसका, यानी जिस क्रिया के साथ उसका कर्म न दिया गया हो उसी को क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, है ना। जैसे वह रोता है तो कर्म इसका नहीं दिया गया है ना। वह पढ़ता है, कर्म नहीं दिया गया, लेकिन वह किताब पढ़ता है आ गया तो साकर्मक क्रिया, और वह पढ़ता केवल आ गया तो आकर्मक क्रिया। बात समझ में आया? फिर अगला क्या भैया? हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग माने जो क्रिया की क्या करते हैं? मदद करते हैं। जैसे क्या हो गया? हम लोग बोलते हैं इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज। ये जो होते हैं क्या कहलाते हैं भैया? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। यानी जो मुख्य क्रिया की मदद करते हैं क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और मॉडल या एक्सिलरी वर्ब ये भी क्या करते हैं? मुख्य क्रिया की मदद करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे वर्ब आ जाते हैं। मे आ जाता, माइट आ जाता, कैन आ जाता, कुड आ जाता, विल आ जाता, वुड आ जाता, है ना। तो यही सब क्या है भैया? मॉडल वर्ब या एक्सिलरी वर्ब है। बस समझ में आया? तो इस चीज को अब लिखो, नोट करो। ऐसी क्रिया जिसमें उसका क्या दिया रहेगा? कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें उसका क्या दिया रहेगा? कर्म दिया रहेगा, क्या कहलाएगा भैया? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे वह किताब पढ़ता है तो पढ़ना उसका क्या हो गया? क्रिया हो गया, और किताब क्या हो गया? कर्म हो गया। और यही देखो, इसके क्रिया के साथ क्या दिया हुआ है? कर्म दिया। तो जिस क्रिया के साथ उसका कर्म दिया गया रहेगा उसी को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वह किताब पढ़ता है तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, किताब कर्म हो गया, और ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, तो ही रीड्स ए बुक। बात समझ में आया? अब दूसरा आपका क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। हेडिंग डालिए। दूसरा आपका भी है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? आकर्मक क्रिया, यानी जिस ऐसी क्रिया जिसमें उसका कर्म ना दिया गया हो, जिसमें उसका कर्म ना दिया गया हो उसी को क्या बोलते हैं भैया? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे देखो, वह जाता है तो इसमें उसका कर्म कुछ पता चल रहा है? कर्म है ये नहीं है तो पता क्या चलेगा? यानी यही क्या हो जाएगा? इनट्रांजिटिव वर्ब या आकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह हंसती है, क्या हंसती है? कुछ पता नहीं है, यानी उसका कर्म नहीं दिया गया, यही क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया या इंट्रांजिटिव। तो जैसे वह जाता है तो क्या हो जाएगा भैया? ही गोज। क्या हो जाएगा? ही गोज। वह हंसती है तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये है ना, सी लाफ होगा। ठीक है, लाफ्स, सी लाफ्स, है ना। क्योंकि देखो ये एक वचन है, और एक वचन के साथ क्रिया में हम क्या लगा देते हैं? यस या ईएस, क्योंकि यह है भैया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आया? नोट करो। बाकी हम इसके बाद क्या पढ़ते हैं? तीसरा नियम पढ़ते हैं। अब देखो भैया, तीसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया होती है। ये क्या होता है? तो जो मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है, क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। किसकी सहायता करती है? मुख्य क्रिया की सहायता।
मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता। जैसे मुख्य क्रिया है क्या भैया कि राम मंदिर जा रहा है, तो जाना उसका क्या है? मुख्य क्रिया है। जाना उसका क्या है? मुख्य क्रिया है। और इसकी जो सहायता करेगा वही क्या कहलाएगा? सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब करेगी। तो मुख्य क्रिया की सहायता कौन कौन करती है? इज करता है, आर करता है, एम करता है, वाच करता है, वर करता है, सेल करता है, विल करता है, हेड करता है, हैज करता है और डिड करता है ना। तो ये सारी जो क्रियाएं यही क्या करती हैं? हेल्पिंग वर्ब की सहायता करती हैं। अब जैसे हमारे वाक्य में आएगा कि राम मंदिर जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया राम। राम के बाद फिर क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया, यही लिखते हैं। तो राम क्या भैया? एक वचन है और सेंटेंस क्या है? ये रहा है, रही, आ रहा, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ हम क्या लगाते हैं? इज, आर, एम लगाते हैं। तो एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। यही हो गया हमारा क्या? सहायक क्रिया। इसके बाद में हम लोग मेन वर्ब लगाते हैं, मुख्य क्रिया लगाते हैं। मुख्य क्रिया क्या भैया? जाना। तो क्या हो जाएगा? गो, और इसी में आईएनजी हो जाएगा, ठीक है, गोइंग। और उसके बाद में कहा जाता है? टू टेम्पल। समझ में आया? राम इज गोइंग टू टेम्पल। बात समझ में आया? तो इसको उतार लो। इसके बाद में हम लोग चौथा पढ़ते हैं। तो देखो, मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब माने क्या होता है भैया? सहायक क्रिया। यानी जो क्रिया मुख्य क्रिया की क्या करती हैं? सहायता करती हैं। क्या कहलाती है? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। जैसे क्या हो गया? कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, आर्ट टू हो गया, बिगेन टू हो गया, बिगेन टू। और फिर उसके बाद में अबाउट टू, फिर उसके बाद में कुड, उसके बाद में वुड, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे अभी। तो इन सबको नोट करो। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे भैया कैन का प्रयोग, फिर उसके बाद में कुड का प्रयोग, फिर मे का प्रयोग, फिर माइट का प्रयोग, फिर आर्ट टू का प्रयोग, फिर बिगेन टू का प्रयोग, फिर अबाउट टू का प्रयोग, ठीक है, कुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग, है ना। तो जब ये सारी चीज पढ़ेंगे तब जाकर के हमारे समझ में आएगा कि इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। बात समझ में है ना। तो इस चीज को नोट करो, बाकी आगे पढ़ते हैं। अब अगला चैप्टर हमारा जो है भैया वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया की, जो मुख्य क्रिया की जो सहायता करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा। अभी हम बताएं कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब। अब उसमें सबसे पहला क्या है? कैन का प्रयोग। अब कैन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कैन का प्रयोग शक्ति, सामर्थ्य और बाध्यता प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इस वजन को उठा सकता हूं, यानी मेरी शक्ति है कि नहीं। मैं इस किताब को पढ़ सकता हूं, ये भी मेरा सामर्थ्य है कि नहीं। तो इन्हीं सबको प्रयोग, जब ऐसे वाक्य आएंगे तो उसमें हम क्या लगाते हैं भैया? कैन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो लिखिए कि कैन का अर्थ सकना होता है। 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 इसका प्रयोग हम वर्तमान काल में, तो कैन का प्रयोग यानी कैन का अर्थ क्या होता है भैया? सकना होता है। इसका प्रयोग हम वर्तमान काल में निम्नलिखित दशाओं में करते हैं। तो वो दशा क्या होती है? तो नंबर 1 लिखिए, किन किन जगहों पर हम इसका प्रयोग करेंगे। दशा का मतलब जगह, किस किस जगह पर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो नंबर 1 लिखिए, शक्ति, सामर्थ्य अथवा योग्यता प्रकट करने के लिए, शक्ति, सामर्थ्य अथवा योग्यता प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। शक्ति, सामर्थ्य अथवा योग्यता प्रकट करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? शक्ति, सामर्थ्य अथवा योग्यता प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं भैया? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं गणित पढ़ा सकता हूं। मैं गणित पढ़ा सकता हूं। बात समझ में आया? मैं गणित पढ़ा सकता हूं, ये मेरी क्या है भैया? योग्यता है। क्या है? योग्यता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आई कैन टीच मैथ। बात समझ में आया? बात समझ में आया भैया?
तो यानी जब किसी वाक्य में शक्ति दिया हो, सामर्थ्य दिया हो या योग्यता दिया हो तो उसके लिए हम सहायक क्रिया किसके रूप में लगाएंगे? कैन के रूप में लगाएंगे। बात समझ आया? जैसे मैं गणित पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच मैथ। जैसे दूसरा आ गया, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। दूसरा लिख लीजिए आप लोग, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? आई कैन। आई कैन। अब देखो उठा सकता हूं तो ये मेरी क्या है? शक्ति है कि नहीं? यानी मेरे पास शक्ति है तभी तो मैं इस बक्से को उठा सकता हूं ना। तो हो जाएगा आई कैन लिफ्ट। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। दिस बॉक्स। आई माने मैं, कैन माने सकता हूं, लिफ्ट माने उठाना, दिस माने इसे, बॉक्स माने बक्से को। मैं इस बक्से को क्या कर सकता हूं? उठा सकता हूं। बात समझ में आया? नहीं, अभी देखो हमने केवल पहला नियम पढ़ा कि शक्ति, सामर्थ्य अथवा योग्यता प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग? कैन का प्रयोग। तो दूसरा भी हम लिखेंगे कि अनुमति मांगने तथा देने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। हाँ लिखो, अनुमति मांगने, अनुमति मांगने, हाँ तो देखो भैया दूसरा क्या है? अनुमति मांगने तथा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया ना? अब जैसे तुम कह रहे हो कि भैया कि मैं का प्रयोग, तो मैं का प्रयोग जब बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन करना होता है तब मैं का प्रयोग किया जाता है। अभी उसको भी लिखा जाएगा, लेकिन पहले लिखो कि अनुमति मांगने तथा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या मैं अब जा सकता हूं, तो यह मैं क्या मांग रहा हूं? अनुमति मांग रहा हूं। और अब तुम जा सकते हैं, मैं अनुमति दे रहा हूं। तो इसका इंग्लिश लिखो कैन। यानी देखो ये सबसे पहले क्या आ गया भैया? क्या शब्द आया। तो जब क्या शब्द आता है तो मैं क्या करता हूं? सहायक क्रिया को पहले। तो सहायक क्रिया यही हुआ, यानी कैन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कैन। अब कैन के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या भैया? आई। कैन आई हो गया। उसके बाद में फिर क्या लिखते हैं? क्रिया। यानी क्रिया हमारा क्या है? जाना। तो कैन आई गो, कहां जा रहा हूं भैया? गो नाउ, यानी अब। गो नाउ यानी कैन आई गो नाउ। अब क्या अब जा सकते हैं? टू क्या करने के लिए लगाओगे भैया? जब आप कहीं किसी जगह पर जब जाया जाता है तो उस जगह के पहले टू लगता है ना। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो स्कूल के पहले आप टू लगाते हो, लेकिन यहाँ आपने क्या कहा कि क्या मैं अब जा सकता हूं। क्या हो गया? क्या मैं अब जा सकता हूं। तो जब आप जा सकते हैं तो यहाँ कहाँ जाना ये आपने नहीं बताया ना। जब ये चीज बताई होती तब तो लगता ना। मैं समझ रहा हूं आप लोग क्यों हंस रहे हैं। अब तुम जा सकते हो, चुटिया हिल रही है क्या हमारी? अब तुम जा सकते हो। आगे देखो, अब तुम जा सकते हो। अब इसने क्या कर दिया भैया? अनुमति दे दी। तो अनुमति देने के लिए अब तुम, यानी यहाँ सब्जेक्ट कौन है भैया? इसमें पहले देखो, इसको देखो फिर उतारना। अब तुम जा सकते हो, तो इसमें बताओ सब्जेक्ट कौन है? तुम है। तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो यू हो गया। यू के बाद फिर क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या भैया? कैन। उसके बाद में मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कौन है? गो। यू कैन गो नाउ। समझ में आया? अब तुम जा सकते हो। अब नाउ माने अब। नोट करो, फिर उसके बाद में अगला नियम पढ़ते हैं। अब देखो भैया दूसरा क्या है? कुड का प्रयोग। तो कुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कुड का अर्थ भी सका या सकता होता है। इसका प्रयोग हम भूतकाल में शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता प्रकट करने के लिए करते हैं। अच्छा, भूतकाल में जैसे मान के चलो हमारा वाक्य है, जब मैं जवान था, अर्थात ये भूतकाल की बात कर रहा है। जब मैं जवान था तो तेज दौड़ सकता था। क्या कर सकता था भैया? तेज दौड़ सकता था। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? जब मैं जवान था, when I was young। समझ में आया? when I was young यानी जब मैं जवान था। तो क्या करता था भैया? तेज दौड़ सकता था। तो अब तेज दौड़ सकता था तो कौन तेज दौड़ता था? मैं ही ना। तो यहां वही चीज लगेगा, आई कुड रन फास्ट। रन। बात समझ में आया ना? अब यहां देखो, यहां मैं नहीं हूं, लेकिन यहां हमको खुद समझना पड़ेगा कि जब मैं जवान था तो तेज दौड़ सकता था, अर्थात कौन दौड़ता था? मैं ही ना। तो यहां आपको समझना पड़ेगा और लगे क्या भैया? आई कुड रन फास्ट। बात समझ में आया? देखो जब मैं जवान था तो यहाँ था क्या है नहीं? आवाज लगेगा। तुम थोड़ा सा ध्यान दो भैया। वो क्या कहते हैं,
जो मैं पढ़ाया हूँ टेंस, टेंस पे थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, पढ़ो उसको, समझ में आया ना। जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, तेज दौड़ सकता था, कौन तेज दौड़ता था, मैं ही, तो आई कुड रन फास्ट, समझ में आया ना। ऐसे कोई और वाक्य बताओ, जैसे जब मैं पढ़ता था, जब मैं पढ़ता था तो स्कूल जाया करता था, है ना। इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तो उसी को क्या बोला जाएगा भैया, शक्ति सामर्थ्य योग्यता प्रकट करेंगे। और ये कब की बात है, भूतकाल की बात समझ में आया। अब इसके बाद में हम अगला नियम लिखेंगे कुड का ही। ये कुड का नियम नंबर 1 था, अब हम पढ़ेंगे कुड का नियम नंबर 2। अब देखो, जब मैं जवान था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बन रहा है या सिंपल पास्ट बन रहा है, समझ में आया ना, समझ में ना। सिंपल पास्ट, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट केवल सिंपल, और जब सिंपल रहता है तो वाज और वर लगता है। जैसे सिंपल इंडेफिनिट जब रहता है तो इज आर एम, जैसे वह लड़का है, ही जे बॉय, है ना। तो उसी प्रकार ये भी है कि जब मैं जवान था, व्हेन आई वाज यंग, इसमें देखो 2 ट्रांसलेट बन रहा है, एक जब मैं जवान था और तब मैं क्या करता था, तेज दौड़ता था, यानी 2 ट्रांसलेट बन रहा है ना। तो यानी एक तो होगा जो इस किसमें होगा भैया, अगर ये बात पास्ट में है तो पास्ट सिंपल पास्ट में लगेगा, और ये सकता था यानी ये कुड इसमें लगेगा, बात समझ में है ना। हाँ, अगला नियम देखो, ट्रांसलेट है पहले दूसरे वाले वाक्य में कि जब मैं छोटा था तो स्कूल जा सकता था, तो जब मैं छोटा था ये एक ट्रांसलेट, और स्कूल जा सकता था एक ट्रांसलेट, है ना। इसमें 2 ट्रांसलेट है। तो इसमें देखो ये है आपका भैया क्या, सिंपल पास्ट, और ये आपका क्या भैया, शक्ति सामर्थ्य, स्कूल जा सकता था, यानी ये मेरी क्या थी, शक्ति थी कि तब मैं जा सकता था, अब नहीं जा पा रहा हूं, यानी क्या हो गया, जब मैं छोटा था, तो हो जाएगा क्या भैया, व्हेन आई वाज, हाँ लिटिल भी लगा सकते हो, लेकिन लिटिल मत लगा, स्मॉल लगाओ, लिटिल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हेन आई वाज लिटिल, अब उसके बाद में भैया स्कूल जा सकता था, कौन जाता था, मैं ही जाता था, तो क्या हो जाएगा, आई कुड गो टू, समझ में आया ना। अब समझ में आया ना बात। तो व्हेन आई वाज लिटिल आई कुड गो टू स्कूल, बात समझ में आया, नोट करो फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखो दूसरा नियम क्या कह रहा है भैया, कुड का प्रयोग। कुड का प्रयोग हम वर्तमान काल में यदि किसी से कुछ निवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। यानी वर्तमान काल में निवेदन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, कुड का प्रयोग करते हैं, बात समझ में आया। जैसे क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, निवेदन ही तो कर रहा हूं। अगर आपने कह दिया नहीं तो हम नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैं निवेदन कर रहा हूं तो आप कहेंगे ठीक है भैया, जबरदस्ती तो मांग नहीं सकता, अगर किसी से कुछ मांगना है तो निवेदन ही करना पड़ेगा। क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं, तो यहाँ इसको देखो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है हमारा क्या, मैं। लेकिन एक बात ध्यान से देखना मेरे भाई कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न जब पूछा जाता है और क्या शब्द से शुरू होता है तो भाई सहायक क्रिया क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। तो इसमें सहायक क्रिया क्या है भैया, यही कुड है, तो यानी क्या हो जाएगा, कुड, कुड हो गया। कुड के बाद फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या भैया, आई, टेक माने, उसके बाद में लेना किसके माने होता है, टेक, तो लगा देंगे टेक हो गया। ये अपना क्या हो गया, तो कुड आई टेक योर बुक, योर बुक, समझ में आ भैया। अब देखो कुड आई टेक योर बुक, अभी थोड़ा सा और इसमें जैसे निवेदन कर रहा है तो यहां लास्ट में प्लीज लगा दो, समझ में ना। कुड आई टेक योर बुक प्लीज, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूं, या पहले ही लगा दो पहले, लेकिन यहां प्रश्न पूछा गया तो लास्ट में ही लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में ना। क्या मैं आपका किताब ले सकता हूं, तो कुड आई टेक योर बुक प्लीज, समझ में ना। तो यदि भूतकाल में कोई निवेदन की बात, वर्तमान काल में कोई निवेदन की बात कही गई होगी तो वहां भी हम क्या लगा लेंगे भैया, कुड का प्रयोग। ये अपना कुड का प्रयोग खत्म हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कल मे का प्रयोग, जो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।